नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर के तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ साल का ये पहला कार्यक्रम मैं कर रही हूं कि हम सब के लिए सुरक्षित रहे ये साल, सेहतमंद रहें आप सब और बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। और नए साल में ही पहली खुशी की बात, एक अच्छी खबर ये आ गई कि कम से कम 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो कि भारत की सरकार ने जिनको अप्रूव कर दिया है, जिनका रास्ता साफ कर दिया है कि अब भारत में कोरोना वायरस का टीका लग सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि ये भी विवादों से घिरा हुआ है ये पूरा फैसला। 2 टीके हैं कोविशील्ड के नाम से, जो कि बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और दूसरा भारत बायोटेक ने बनाया है कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के नाम से। अब ये सीरम इंस्टीट्यूट वाला जो है ये ज़्यादा पुख्ता बताया जा रहा है, लेकिन भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उस पर तमाम शक और शुबे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह के बयानात आए हैं उनको लेकर पारदर्शिता नहीं है। इस पूरे फैसले को लेकर कहा यह जा रहा है कि अभी तक भी ट्रायल मोड में है, क्लिनिकल ट्रायल मोड। और इसके पीछे जो दलील है वो ये है कि अगर भगवान न करे, खुदा न खास्ता, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है या इसका जो एक नया स्ट्रेन जो आ गया है उसके सबब अगर हमारे पास सप्लाई कम होती है तो एक बैकअप के तौर पर, मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो भारत की सरकार की सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो एम्स हो या दूसरे जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की। तो वो कह रहे हैं कि बैकअप के तौर पर हमने इसको रखा है। अब ये बैकअप क्या होता है, ये भी हैरानी की बात है कि क्या अगर इस तरह से आधा अधूरा कच्चा पक्का ही टीका आना था तो मार्च के बाद अप्रैल के महीने में ही अनाउंस कर देना चाहिए था कि दुनिया से पहले भारत ने ही बना लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, कोई आस्था का सवाल नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है। साइंस जो है वो पूरे तरीके से जो एविडेंस है उस पर बेस्ड होती है, यानी सबूत चाहिए होते हैं साइंस के लिए। उसमें आपकी आस्था या विश्वास मायने नहीं रखती है। और यही जो ट्रायल की बात हो रही है कि जो स्टेज 3 का जो ट्रायल है वो नहीं हुआ है बायोटेक का, जो ये कोवैक्सीन बताया जा रहा है। इसलिए शक बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में जो साइंस की जो पूरी दुनिया है, जो इंडियन साइंस है, वो इतनी विश्वसनीय पूरी दुनिया में मानी जाती रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस से होकर खासकर वैक्सीनेशन टीके की जो पूरी प्रक्रिया है वो गुजरती रही है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो कानूनी रूप से क्या वो उस पैमाने को छू पा रही है, क्या वो पार कर पा रही है। उसके अलावा दूसरी बात होती है क्या जैसे कानूनी के बाद फिर उसके बाद साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक रूप से जो हमारे पैरामीटर्स हैं क्या उन पर खरा उतर रहा है। दूसरी बात है एथिकल, यानी कि नैतिक। और चौथी बात है जो हमारे लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर। और इसमें जो सबसे बुनियादी बात है समझने की वो ये है कि टीका जो है वो किसी बीमार आदमी को नहीं लगता। जो वैक्सीन है वो एक स्वस्थ व्यक्ति को लगती है ताकि उसे वो बीमार ना हो जाए। तो क्या जब तक ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होगा, जब तक पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होगा, जब तक हमारे पास पूरी तरीके से एविडेंस नहीं है कि हाँ ये सुरक्षित है, ये प्रभावी है, तब तक उसको लगाया जा सकता है या नहीं। तो इस पूरे मामले में जो एक तरह का खुफियापन नजर आ रहा है, एक जो पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है, वो एक चिंता का माहौल पैदा कर रही है कि 9 महीने बाद पहली बड़ी सबसे अच्छी खबर आई है, लेकिन क्या उस पर अच्छे तरीके से विश्वास किया जाए या इस पर सवाल ना उठाए जाए। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर जिस तरह का एक वैक्सीन नेशनलिज्म नजर आ रहा है कि अगर आप सवाल उठाते हैं कि वैक्सीन ठीक है या नहीं तो आप फिर से एंटी नेशनल कहलाए जाएंगे। तो हर वो फैसला जो भारत सरकार लेती है, मोदी सरकार लेती है, उस पर जो एक जांच और परख होनी चाहिए, जो सवाल उठाए जाने चाहिए विपक्ष की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से, आखिर वो क्यों ना उठाए जाएं, एक ये माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने के लिए हम इन एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। तो भारत को टीका तो मिल गया, लेकिन टीके के साथ साथ जो एक टीके का राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है, वैक्सीन नेशनलिज्म, यानी कि आप सवाल उठाएंगे अगर टीके पर तो आप फिर से एंटी नेशनल, फिर से राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। क्या ये एक अच्छी खबर, इसके साथ साथ जो विवादों से घिरी अच्छी खबर आई है, इसको कैसे समझा जाए? आम इंसान, आम भारतीय इसको कैसे समझेगा? क्या सवाल उठाना जायज है? क्या यही देशभक्ति है कि सवाल उठाया जाए या सवालों को किनारे किया जाए? मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, शायद बेस्ट में जिसे पैनल कह सकती हूँ, बेहतरीन जो इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट हो सकते थे वो इस वक्त मौजूद हैं पैनल में। आपके लिए हम जुटा के लाए हैं, न सिर्फ कि भारत से बल्कि भारत के बाहर भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हमारे सामने मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद जमील हैं
जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं। टीवी पर इस वक्त वो जाना माना चेहरा है, आप लगातार उन्हें देख रहे होंगे। और इसके अलावा वो डायरेक्टर भी हैं त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायो साइंसेस के अशोका यूनिवर्सिटी में। दूसरे खास मेहमान दिनेश ठाकुर हैं मेरे साथ, जो कि हैं तो हिंदुस्तानी लेकिन रहते हैं यूएस में। फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। दिनेश ठाकुर की एक और पहचान है एक बड़े विसल ब्लोअर की, जिन्होंने बहुत कुछ दांव पर लगाकर जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें जो धांधली है, स्कैम्स हैं, उनको उजागर किया। और न सिर्फ के फार्मा इंडस्ट्री के लोग बल्कि आम नागरिक भी कई मायनों में उनका कर्जदार है। डॉक्टर शाहिद जमील, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये दो अलग अलग जो वैक्सीन हैं इनको लेकर एक खुशी की खबर होनी चाहिए थी कि नए साल के साथ साथ देखिए कि अब टीका आ गया है, हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है, 2 4 6 10 हफ्ते में सबको टीका लग जाएगा। लेकिन ये विवाद जो हो रहा है, खासकर जो भारत बायोटेक के टीके को लेकर, क्या ये जायज है? शुक्रिया आरफा, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। ये नए साल में बहुत खुशी की बात है कि एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन्स जो हैं वो आगे आई। इसमें एक चीज मैं कहना ये शुरू करूंगा कि साइंस जो है वो एक एविडेंस बेस्ड कल्चर है। साइंस जो है वो हमारी और आपकी बिलीफ के ऊपर, हमारे और हम आप क्या सोचते हैं उस पर निर्भर नहीं करता, क्या सबूत हमारे सामने है उस पर निर्भर करता है। अभी तक जो सबूत सामने है वो जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है कोविशील्ड, उसके लिए एफिकेसी का डेटा है, सबूत है। पूरा हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर का है, लेकिन है। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसके लिए अभी एफिकेसी का डेटा मौजूद नहीं है। भारत बायोटेक ने ये कहा है कि एफिकेसी का डेटा मार्च तक आएगा और उन्होंने भी ये माना है कि अभी एफिकेसी नहीं है। तो इस बेसिस पे जो अप्रूवल हुआ है उसमें मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन की बहुत कमी रही है। जिस तरह से ये डिक्लेयर किया गया है और बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से इसको पेश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया है कि जो हम वैक्सीन, जो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसको हम अप्रूवल दे रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल मोड में। अब क्लिनिकल ट्रायल मोड का क्या मतलब होता है? क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, कुछ को प्लेसिबो या सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन दिया जाता है। जिनको वैक्सीन दिया जाता है उनको वैक्सीन ये पहले पता किया जाता है कि कहीं इनको इन्फेक्शन पहले तो नहीं हो रखा है या इनको कोई और वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, तो क्या उसके लिए भी हम टेस्टिंग करेंगे? इस सब पे कोई क्लैरिटी नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत बायोटेक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कृष्णा इल्ला, उन्होंने ये बात साफ की कि इसको ओपन ट्रायल मोड में दिया गया है, मतलब हर आदमी को वैक्सीन दी जाएगी और उसको फॉलो अप किया जाएगा। तो इससे बात थोड़ी बहुत साफ हो रही है। इसमें ना तो कोई भारतीय वैक्सीन की बात है, ना भारत के बाहर की वैक्सीन की बात है। आफ्टर ऑल सीरम इंस्टीट्यूट भी हमारी इंडिया की कंपनी है और एक बहुत अच्छी कंपनी है और उसने भी बहुत सी वैक्सीन दी हैं। जस्ट लाइक भारत बायोटेक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई हैं। तो कोई कंपनी को कुछ नहीं कह रहा है, कोई वैक्सीन को कुछ नहीं कह रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी एविडेंस नहीं है, एविडेंस दीजिए, सब कुछ ठीक है। जी हाँ। डॉक्टर शाहिद जमील, एक अहम बात इसमें यह भी है, क्योंकि जब ये बात होती है कि कितना सही है कितना बेहतर है, इसमें सबसे ज्यादा बात सेफ होने की भी है, क्योंकि आम नागरिक को ये समझना जरूरी है कि कोई दवाई नहीं है, टीका जो है वो प्रिवेंशन है, वो सावधानी है कि हम एक जो तंदुरुस्त आदमी है उसको भी टीका लगाते हैं ताकि उसे बीमारी ना हो। यानी कि अगर इसका फायदा बेहतर नहीं होगा तब भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो वैक्सीन है अगर आप वो उसकी एफिकेसी ठीक नहीं है तो अगर आप एक तंदुरुस्त आदमी को भी लगा दें तो वो भी बीमार हो जाएगा। अभी कई मामले इस तरह के भी आ रहे हैं कि लोग टीका लगा के अस्पताल में दाखिल हो गए, भारत में नहीं, भारत से बाहर। चीन का भी एक मामला आया है। डॉक्टर दिनेश ठाकुर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या, एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने पूरी दुनिया को एक कर दिया और इसमें
माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक लीडर रहा। हालांकि ये भी अलग बात है कि इस पूरी जो आपदा थी इसका सबसे बड़ा शिकार भी अमेरिका को ही होना पड़ा। लेकिन मैं इसे भारत के नजरिए से देखने की कोशिश कर रही थी कि भारत की अगर पूरे एशिया में देखें, कम से कम साउथ एशिया में देख लेते हैं, तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता इतनी है कि अगर भारत ने किसी चीज को ऑथराइज कर दिया कि ये टीका आपकी सेहत के लिए सेफ है, आप इसे लगा सकते हैं, तो मुझे इस बात का यकीन है कि पूरे साउथ एशिया में बिना ट्रायल के लोग उस टीके को लगा लेंगे। ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के भी जो उनके पैमाने हैं वो इतने हाई हैं, इतने ऊंचे पैमाने हैं कि माना जाता है कि अगर एक यूएस सिटीजन को टीका लगने के लिए अलाउ कर दिया गया है तो मैं तो लगा ही सकती हूँ, या डॉक्टर शाहिद जमील तो लगा ही सकते हैं कि उन्होंने सब देखभाल कर ली होगी। क्या जब इस तरह की खबरें आप सुनते हैं भारत में कि बिना ट्रायल 3 के, तीसरे स्टेज के ट्रायल के इस तरह से अप्रूव कर दिया गया, या राजनीतिक उसमें एक तरह से फेवरेटिज्म शामिल हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि भारत में जो विश्वसनीयता है टीके को लेकर, या हमारी जो ओवरऑल जो मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री या हमारी साइंस को, इंडियन साइंस को लेकर जो हमारी विश्वसनीयता है उसको धक्का पहुंचेगा? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा इस चीज को। देखिए क्या है कि वैक्सीनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई आप डिजीज को प्रिवेंट कर सके, और ये वॉलंटरी होता है कि आप कन्विंस कर रहे हैं आपके लोगों को, देश के लोगों को, कि भाई अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये आपके अच्छे के लिए होगा। उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं अप्रूवल के लिए, उसका पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब लोगों को लगता है कि भाई साइंस जो इसके पीछे है वो सही तरीके से की गई है, उसका सही मूल्यांकन हुआ है। जैसे डॉक्टर जमील ने अभी कहा कि साइंस को पॉलिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है, साइंस जो है वो साइंस ही है। अब हुआ ये है हमारे यहाँ, देखिए जब अमेरिका में अप्रूवल दी गई थी या यूके में जब अप्रूवल दी गई है इसी वैक्सीन को, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जनरल इंस्टीट्यूट की, तो जिस तरीके से उन्होंने समझाया पत्रकारों को और यूके के सिटीजन्स को कि किस तरह से उन्होंने साइंस का मूल्यांकन किया है और किस बेसिस पे उन्होंने उस वैक्सीन को अप्रूव किया है, ये बहुत जरूरी होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बनाना कि जो दवाई आप अप्रूव कर रहे हो, ये दवाई ठीक से इस चीज की जांच हुई है, उसकी टेस्टिंग हुई है, और आप उस चीज को जब रेकमेंड करते हो ये सही है। इसलिए भी जरूरी है कि जब हम पहले हम देखें कि वैक्सीन बनने में कितना समय लगता था, बहुत समय लगता था वैक्सीन बनने के लिए, और इस वैक्सीन को हमने साल के अंदर 8 या 9 महीने में बना लिया है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है जो पहले नहीं की गई थी, जो mRNA वैक्सीन है। इस कारण जो रेगुलेटर्स होते हैं उनकी पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो प्रक्रिया हमने यूज की है अप्रूवल के लिए, जो DCGI ने यूज की है, वो इतनी ओपेक सी है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने जिस बेसिस पे अप्रूवल दिया है हमें बताइए कि भाई इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, और ये हम बता नहीं पा रहे हैं। हमने ब्रीफिंग की अप्रूवल के बाद जहां एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया, तो ये चीजें क्या करती हैं कि लोगों के मन में शक पैदा करती है कि ऐसे क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि इसकी सेफ्टी क्या है, इसकी एफिकेसी क्या है। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। इसी कारण जैसे डॉक्टर जमील ने कहा कि साइंस को साइंस ही रहने देना चाहिए हमको, और पॉलिटिक्स को इसके बाहर रखना चाहिए। डॉक्टर शाहिद जमील, इसको मैं एक पत्रकार के नजरिए से इस तरह से देख रही हूँ कि जब ये खबर आई तो पत्रकारों ने ट्वीट करना शुरू किया कि सोर्सेस के जरिए हम ये बता रहे हैं। एक इतनी बड़ी खबर आप ये सोचिए जिससे कि पूरी दुनिया प्रभावित है, टीका भारत में आ गया, 130 से 140 करोड़ लोगों के लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए थी। खुद प्रधानमंत्री को आके राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए था, वो इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये खबर भी सोर्सेस के थ्रू आ रही है। तो पहली बात तो शक और शुबा यहीं से पैदा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो ये पूरी खबर में जो एक कच्चापन नजर आ रहा है कि एक बार जो हमारी एक एजेंसी है वो एक बात कहती है, फिर दूसरी एजेंसी डायरेक्टर जो है वो उसको फिर मरहम पट्टी करने के लिए आते हैं। तो इससे जो आम नागरिक का जो विश्वास है टीके में,
क्या आपको लगता है वो हिलेगा? दूसरी बात यह है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि इसको जरूरी बनाया जाएगा कि सबको टीका लगना है, सबके लिए लगाया जाएगा, क्या टीका मुफ्त लगाया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो अब जिनके हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्र का संबोधन एक बार कम से कम इस मुद्दे पर जरूर करें प्रधानमंत्री। और एक जरूरी बात ये भी पूछना चाहती हूँ कि कई लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही था, इतनी जल्दबाजी में ही टीके को सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कर देना चाहिए था एक टीका राष्ट्रवाद के नाम पर, तो मार्च से लेके अब तक क्यों इंतजार किया गया? तभी 2 हफ्ते के अंदर कह देना चाहिए था कि अप्रैल में देखिए हमने ये बना दिया है। नहीं, तो मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि राष्ट्रवाद को साइंस से अलग रखते हैं जरा सा। ये साइंस का मुद्दा है तो इसको साइंस के नजर से ही देखें। आपने ये पूछा कि क्या ये सबको लगाया जाएगा, क्या ये मुफ्त लगाया जाएगा? तो सबको, हर उस आदमी को लगाना चाहिए जो ये टीका लगवाने को तैयार हो, तो उसकी कंसेंट जरूरी है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और उसमें हर नागरिक को ये चॉइस है कि वो टीका ले या ना ले। जैसे कि जब आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो हेलमेट लगाना लॉ है, आप लगाएं या ना लगाएं, आप रिस्क लेते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, और वो चॉइस आप उसी वक्त ठीक से समझ पाएंगे जब आपके पास पूरी जानकारी होगी। और जैसा दिनेश जी ने भी कहा, जानकारी खाली होना जरूरी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी, पारदर्शिता होगी, तो ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट इस सिस्टम में बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्या ये फ्री होगा? तो अभी तक जो बातें सामने आई हैं उससे ये है कि पहले 3 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ये मुफ्त देगी। गवर्नमेंट एक अपने रेट पे खरीदेगी और उनको वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इससे जो एक्विटी, जो एक्सेस, इसके जो सवाल उठते वो नहीं उठेंगे अब। वरना हमारे मुल्क में ये भी होगा कि साहब जो लोग पैसे दे के लगवा रहे हैं उनको तो सही दवा मिल रही है, जो जिनको मुफ्त लग रहा है उनको गलत लग रहा है। तो एटलीस्ट वो नहीं होगा इससे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। आपका और सवाल क्या था? सॉरी, मेरा चेन ऑफ थॉट टूट गया। यही पूछना चाह रही थी कि कई लोग ये सवाल ये भी कर रहे हैं, वायर के साइंस एडिटर मुकुंद का भी मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि क्या ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, लेकिन क्या वाकई ऑप्शनल होगा? जैसे कि जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या सैनिटेशन वर्कर्स हैं या पत्रकार हैं जिनका बाहर निकलते बिना काम नहीं बन सकता, क्या उनके लिए ये मैंडेटरी बनाया जाएगा, जरूरी बनाया जाएगा कि आप बिना टीके के बाहर नहीं निकल सकते? क्या उनके पास ये ऑप्शन होगा कि चाहे तो आप सीरम इंस्टीट्यूट वाला लगा लीजिए या चाहे तो आप बायोटेक वाला लगाइए? क्या आपको लगता है कि ये भी एक गैर बराबरी हो सकती है कि मेरे पास अगर 15,000 है लगाने के लिए तो मैं बेहतरीन किस्म का वैक्सीन लगा सकती हूँ, लेकिन गरीब आदमी जो मनरेगा में काम करता है 300 रुपए रोज का, उसे एक इंफीरियर टीके पे सेटल होना पड़ेगा? देखिए, ये सवाल आपने ऑलरेडी उठाने शुरू कर दिए जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये सवाल सिर्फ उठते हैं वहां से जहां ट्रांसपेरेंसी ना हो और उसकी वजह से एक ट्रस्ट का एलिमेंट ना हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। मुझे लगता है कि लोगों को चॉइस होगी, और जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में लोग हैं वो खुद भी इस बात को समझते हैं और उनको चॉइस भी होगी, और उनको मेरे ख्याल से ये ठीक से समझाया भी जाएगा कि ये टीका लगने का और ना लगने का क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन आज जो आप सवाल उठा रही हैं वो बिल्कुल वजह सवाल हैं, और वो सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि सिस्टम में इस वक्त एक पारदर्शिता नहीं है जो कि होनी चाहिए। दिनेश ठाकुर, जो अमेरिका का एग्जाम्पल लें और ये भी देखें कि पूरी दुनिया में किस तरह से ये टीके के इर्द गिर्द, हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। भारत में भी देखिए, यहाँ बिहार इलेक्शन में कहा गया कि आप हमें टीका दीजिए, हम आपको टीका देंगे, आप हमें वोट दीजिए।
अब बिहार का इलेक्शन तो निपट गया, बिहारी पता नहीं कैसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास तो टीका आया नहीं अभी तक, लेकिन अभी बंगालियों की बारी है, फिर उसके बाद असम के लोग भी आएंगे। तो मैं इसको पूरी दुनिया के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि सबसे पहला टीका कौन बनाएगा। फार्मा इंडस्ट्री में भी इसको लेकर काफी एक प्रतिस्पर्धा है, कंपेटिटिवनेस एक देखी गई है। तो अमेरिका ने इसको जिस तरह से रोल आउट किया, जैसे अपने नागरिकों को टीका दिया, और खासकर एक ऐसा देश जो कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित भी रहा, उससे किस तरह से, पहले तो हमें समझाएं कि कैसे रहा ये जो पूरा जो प्रक्रिया थी, और दूसरे भारत उससे कैसे सबक ले सकता है। दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज ये है कि यहाँ पे भी इस वैक्सीनेशन का और जिस तरह से कोविड का रिस्पॉन्स रहा है उसको पोलिटिसाइज किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ है, पर डिफरेंस इतना रहा है कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेगुलेटर है यहाँ का यूएसएफडीए, और जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, इनमें जो नॉन पॉलिटिकल लोग काम करते हैं, जो नॉन पार्टिजन होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने इस चीज को ना बहुत पुश बैक किया। क्या हुआ जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो पहले पहले तो हुआ ही। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे करने के लिए इन इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया। पर हुआ ये कि जो लोग इनमें काम करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने इस चीज को बहुत स्ट्रांगली पुश बैक किया। इसका अच्छा ये आउटकम निकला है कि अब जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक में कि भाई जो वैक्सीनेशन लेने से हमारा अच्छा होगा, ये थोड़ी सी इसकी बढ़ाई हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो गाइडलाइंस बनी है जिनके साथ टीका जिनको मिलना है, देखिए मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ भी बड़ी लंबी कतारें देखी गई है। एल्डरली लोग जो 75 साल के हैं, ये लोग 8-8, 9-9 घंटे वेट कर रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए। अच्छी बात नहीं है। जो सिस्टम चलना चाहिए जिस तरीके से, वो चल नहीं रहा है, क्योंकि जिस लेवल पे वैक्सीनेशन होना है और जिस तेजी के साथ होना है वो हो नहीं पा रहा है। आज भी वैक्सीन बनने के बावजूद, जैसे गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम लोग 20 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन देंगे साल खत्म होने के पहले, पिछले साल खत्म होने के पहले, ये नंबर करीब 1 मिलियन या 2 मिलियन के आसपास रह गया, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स हैं, जिस तरह से ये इसको ट्रांसपोर्ट करना था और जहाँ पे इनको देना था, ये पूरी तरह से हो नहीं पाया है। तो ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका में इक्विटीज का पूरी तरह खत्म हो गई हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, पर चक्कर ये है कि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, उसको अगर पब्लिक के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि भाई गलती यहाँ हुई है और हम इस चीज को इस तरह से ठीक कर पा रहे हैं, ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है ये बहुत दूर जाती है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि भाई आप जो कर रहे हो ठीक तरीके से कर रहे हो। हाँ, गलतियां हो रही हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो भारत के लिए आप कह रहे हैं, भारत के लिए ये सबक होना चाहिए कि जो अमेरिका ने गलती की वो भारत ना करे। अमेरिका ने क्या किया जो भारत को करना चाहिए? तो देखिए, पहली चीज ये है कि आइडेंटिफाई करें कि किनको वैक्सीन देनी है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे जो वैक्सीन दी जा रही है, ये जो mRNA वैक्सीन कहते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, ये वैक्सीन दी जा रही है जिसकी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ जो सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रही है वैक्सीन, उसकी स्टोरेज बहुत आसान है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अमेरिका में जो वैक्सीन दी जा रही है, इसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, -70 डिग्रीज की स्टोरेज है यहाँ पे। तो क्या है कि लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं ये चीजें। प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। कल ही मैं यहाँ पे देख रहा था, डिस्कशन हो रहा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका रोल कहाँ तक है, वो कहाँ तक वैक्सीन पहुंचाएंगी, और जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि कौन लोग कहाँ रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कितनी उनकी एज है, किनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा यहाँ पे। तो इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है तब फिर बात बनती नहीं है।
तो ये सारी चीजें हमको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। हम ये अच्छी ना बात है आपने सोचें कि बताई भाई और शायद ये एक ऐसा वक़्त है जिसमें पूरी दुनिया एकजुट है और हमें बजाय इसके कि हम मुकाबला करें, प्रतिस्पर्धा खड़ी करें, अच्छा ये होगा कि कोलैबोरेशन करें, एक-दूसरे से सीखें और इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करें। डॉक्टर शाहिद जमील, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये कि अ, अब क विपक्ष के लोग इस तरह से इसको हैं कि खुद जो है प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्रियों को इसको टीकों को लगाना चाहिए, दे शुड लीड बाय एग्जांपल। वो सब तो ठीक है अपने आप में, लेकिन चूंकि शुरू से ही इसका जो अप्रोच रहा है वो ये रहा कि पारदर्शिता नहीं बरती गई। जो पहला सेंटेंस दिनेश ठाकुर जी ने कहा, शायद वही इस पूरे पूरे एक तरह से विषय का एक लब्बे-लुबाब निकल कर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो इतिहास देखा गया है टीकों को लेकर, चाहे वो पोलियो की बात रही हो, चाहे दूसरे टीबी के टीकों की बात रही हो, एक अंधविश्वास से घिरा भी रहा है हमारा समाज। हम अमेरिका नहीं है, हम कनाडा नहीं है, हम यूरोप नहीं है। टीके को लेकर फिलहाल जो एक ये और ज्यादा एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, क्या आपको लगता है कि अच्छा होगा कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में के जो सदस्य हैं उनके वो बढ़ चढ़कर आके खुद सबसे पहले टीका लगवाएं? अब मैं प्रधानमंत्री जी से तो नहीं कह सकता कि वो टीका लगवाएं या ना लगवाएं, ये तो वो ही बेहतर समझे। लेकिन हाँ, मैं उन डॉक्टर से और उन साइंटिस्ट से जरूर कहूँगा जो एलिजिबल हैं ये टीका लगवाने के लिए, वो आगे आएं और ये टीका लगवाएं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर शाहिद जमील और साथ ही दिनेश ठाकुर जी, इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी टीके को लेकर हमें लगता है कि कुछ और हफ्ते हमें बहस करनी होगी और खासकर तब तक जब तक कि सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित टीका भारतीय नागरिकों तक ना पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे कार्यक्रम को कंडक्ट करने की, आप तक इन जानकारों को, बेहतरीन जानकारों को लाने की, जो अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, कि आप तक जो है सूचना पहुंचाई जा सके, उस भाषा में पहुंचाई जा सके जिसे आप समझते हैं, क्योंकि सूचना के जरिए ही सशक्तिकरण होता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।